नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 4 बताएंगे कि आपकी वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है 2025 यानी अप्रैल में, उसके जो विषय सामाजिक विज्ञान है उसका प्रैक्टिस सेट 4 बताएंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आपको ये सिलेबस वाइज प्रश्न हैं, जो सिलेबस में दिए गए हैं चैप्टर, उनके आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है? मौर्य प्रशासन में सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? 4 ऑप्शन है। ए नंबर दुर्गपाल, बी नंबर अंतपाल, सी नंबर कोटपाल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न था आपका, मौर्य प्रशासन में सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अंतपाल। क्या आएगा इसका आंसर? बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। बी नंबर के ऑप्शन में क्या है? अंतपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य के बारे में हल्की सी जानकारी भी होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य क्या है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये जो मौर्य राजवंश है या मौर्य साम्राज्य है, ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। कौन? मौर्य प्रशासन जो था प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली प्रशासन था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज किया। इसकी स्थापना का जो श्रेय है वह चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य, मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों यानी आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ। इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र, जिसे आज हम क्या कहते हैं? पटना नाम से जानते हैं। तो जो आपको मौर्य प्रशासन था, इसमें जो सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति? तो आपका आंसर हो जाएगा अंतपाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं की जान एक भिस्ती द्वारा बचाई गई? प्रश्न है आपका, किस युद्ध में पराजित होने के बाद? हुमायूं कौन था? ये मुगल साम्राज्य का शासक था और बाबर का लड़का था। बाबर कौन है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक है और बाबर का लड़का हुमायूं। हुमायूं की जान एक भिस्ती द्वारा बचाई गई। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर चौसा का युद्ध, बी नंबर बिलग्राम का युद्ध, सी नंबर बंगाल का युद्ध। यहाँ पे आपका बुद्ध आ गया है, इसको क्या पढ़ेंगे आप? युद्ध, बंगाल का युद्ध और कालिंजर का युद्ध। तो ये जो हुमायूं की जान भिस्ती द्वारा बचाई गई थी, कब बचाई गई थी, कौन से युद्ध में? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध में भिस्ती द्वारा किसकी जान बचाई गई थी? हुमायूं की। हुमायूं एक मुगल सम्राट थे और ये सूरी साम्राज्य के संस्थापक। शेरशाह सूरी के बीच हुआ एक युद्ध था, जो शेरशाह सूरी था उसके बीच हुआ युद्ध कौन सा था? चौसा का युद्ध था। यह 26 जून 1939 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भागा। तो जो पराजित हुए थे, कब हुए थे? कौन से युद्ध में हुए थे हुमायूं पराजित? चौसा के युद्ध में हुए थे। और उनकी जान किसने उस समय किसने बचाई थी? भिस्ती ने बचाई थी। देखिए, 6 जून 1539 के युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह हार हुई। वो जान बचाने के लिए गंगा में कूद पड़ा। हुमायूं क्या हुआ, जो उनका युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह हार हुई और अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं कहाँ कूद गए? गंगा में कूद गए। हुमायूं तैरते हुए थक गया, उसे लगा कि वह अब डूब जाएगा। तभी उसकी नज़र एक नाविक पर पड़ी। हुमायूं ने नाविक से मदद की गुहार लगाई और नाविक निज़ाम नामक एक भिस्ती था, नाविक ने हुमायूं की जान बचा ली। जिसके बाद हुमायूं ने जान बचाने वाले नाविक निजात को एक दिन का राजा बनाने का वादा किया था। आपको ये भी पूछा सकता है कि किसके द्वारा एक दिन का राजा बनाया गया था? हुमायूं द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था एक दिन का राजा? क्योंकि जो भिस्ती नाविक था, जो नाविक निज़ाम नाम का नाविक था, नामक एक भिस्ती ने उसकी हुमायूं की जान बचाया था। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है। कलानौर, अमरकोट, लाहौर, आगरा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अमरकोट। जो अकबर है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। को सिंध प्रांत के उमरकोट, या इसको उमरकोट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उमरकोट या अमरकोट नामक स्थान पर हुआ था, जो अब कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। तो जो अकबर का जन्म, अकबर ये कौन है? ये भी एक मुगल सम्राट है, हुमायूं का लड़का है, बाबर का पोता है। अकबर इनका नाम नहीं, इनको अकबर की जो जनता है अकबर की उपाधि इन्हें दी थी। और इनका नाम क्या था? जलालुद्दीन। अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन। और अकबर उनकी क्या है? एक उपाधि है। और तो इनका जन्म उमरकोट यानी कि कहाँ पे हुआ था? ये अमरकोट या उमरकोट में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1942 को हुआ था। और ये उमरकोट या अमरकोट के सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में है।
और उनके पिता का नाम बताई दिए। इनके पिता का नाम क्या है? हुमायूं है। माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। और अकबर का पूरा नाम अबू अल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर का शासनकाल जो था 1556 से 1605 तक था। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न में पूछा था अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, आपको स्थान बताना था, लेकिन उसके साथ आपको अकबर का जन्म कब हुआ था ये भी मालूम होना चाहिए, उन्होंने कितने वर्ष शासनकाल किया, तो ये आपको बता दिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। हुमायूं ने शिया धर्म क्यों स्वीकार किया? जो हुमायूं थे, किसके लड़के थे? बाबर के लड़के थे। उन्होंने शिया धर्म क्यों स्वीकार किया? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर सुन्नी धर्म में विश्वास नहीं होना, बी नंबर ईरान के शाह का समर्थन लेने के लिए, सी नंबर दरबारियों को खुश रखने के लिए, डी नंबर हिंदू प्रजा को खुश रखने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, ईरान के शाह का समर्थन लेने के लिए हुमायूं ने शिया धर्म को स्वीकार किया। देखिए यहाँ पे हुमायूं जो थे, इस शिया पंथ के प्रति उदार होने की वजह थी। हुमायूं को अपना राज्य वापस लेना था। क्या हुआ था? हुमायूं का राज्य शेरशाह सूरी ने छीन लिया था जो चौसा के युद्ध में। तो हुमायूं को अपना राज्य वापस पाने के लिए फारस के शाह तहमासप की मदद चाहिए थी। शाह तहमासप ने हुमायूं को सुन्नी से शिया धर्म में बदलने का आग्रह किया। हुमायूं ने बाहर से शिया पंथ के लिए उदारता दिखानी शुरू कर दी। तो जो हुमायूं ने शिया धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि ईरान के शाह का समर्थन लेने के लिए। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। मौर्य काल में साम्राज्य के उद्योग धंधों के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रश्न क्या है आपका? मौर्य काल में साम्राज्य के उद्योग धंधों के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य काल यानी कि मौर्य काल के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, अभी बता दिए थे। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, जो मौर्य काल में साम्राज्य के उद्योग धंधों के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ए नंबर दिया है कर्मातिक, बी नंबर प्रदेष्टा, सी नंबर आट्विक और डी नंबर प्रशास्ता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कर्माटिक। कर्माटिक जो है ये उद्योग धंधे करने के प्रधान अधिकारी को कहा जाता था। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। मौर्य प्रशासन में वन विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता है? जो मौर्य प्रशासन में वन विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ए नंबर आट्विक, बी नंबर आकार अध्यक्ष, सी नंबर प्रतिष्ठा और डी नंबर वनपाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर आट्विक। क्या कहलाता था? आट्विक कहलाता था। मौर्य प्रशासन में वन विभाग का अध्यक्ष आट्विक कहलाता था। इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है? मौर्य काल में तांबे का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न है आपका मौर्य काल में तांबे का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? ए नंबर काकड़ी, बी नंबर करशापण, सी नंबर पण और डी नंबर धरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर काकड़ी। मौर्य काल में तांबे का सिक्का किस नाम से? काकड़ी नाम से। किस नाम से जाना जाता था? काकड़ी। तांबे का सिक्का काकड़ी नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। मौर्य काल में चांदी का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में चांदी का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? ए नंबर कर्यापर्ण, बी नंबर पर्ण, सी नंबर धरण और डी नंबर ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ये सभी। जो मौर्य काल में चांदी का सिक्का कर्यापर्ण के नाम से भी जाना जाता है, पर्ण के नाम से भी और धरण के नाम से। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 क्या है? मेगनस्थीस द्वारा वर्णित एकनोमयी नामक अधिकारी क्या था? प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है? मेगनस्थीस द्वारा वर्णित एकनोमयी नामक अधिकारी क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सुरक्षा अधिकारी, बी नंबर मार्ग निर्माण अधिकारी, सी नंबर दूत और डी नंबर खुफिया अधिकारी। तो चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मार्ग निर्माण अधिकारी। मेगनस्थीस द्वारा वर्णित एकनोमयी नामक अधिकारी क्या था? तो ये था मार्ग निर्माण अधिकारी। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 10। मौर्य काल में ब्रह्मदेव नामक भूमि किसे दान में मिलती थी? ए नंबर शिक्षक को, बी नंबर यज्ञ पुरोहित को, सी नंबर वेद पाठी ब्राह्मण को और डी नंबर ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। मौर्य काल में ब्रह्मदेव जो नामक भूमि किसे दान में? तो शिक्षक को भी, यज्ञ पुरोहित को भी, वेद प्राणी ब्राह्मण को भी दान में मिलती थी। तो इसका ये सभी आ जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? मेगनस्थीस ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया था? आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? मेगनस्थीस ने
मेगनास्थिस ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया था? ए नंबर 4, बी नंबर 5, सी नंबर 7 और डी नंबर 8। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 7। मेगनास्थिस ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया था। वे 7 भाग कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 पशुपालक, नंबर 4 कारीगर, नंबर 5 योद्धा, नंबर 6 पर्यवेक्षक और नंबर 7 पार्षद। तो इसके बाद ये आपका प्रश्न था कि मेगनास्थिस ने भारतीय समाज को कितने भागों में व्यक्त किया, तो ये आपका आंसर तो 7 हो गया। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मेगनास्थिस कौन थे। मेगनास्थिस एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार थे। मेगनास्थिस कौन थे? एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और इनके द्वारा मेगनास्थिस द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मेगनास्थिस ने भारत के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। किसमें लिखा था? उनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। और इंडिका पुस्तक में उन्होंने किसके बारे में लिखा है? भारत के बारे में लिखा है, जिसमें मौर्य प्रशासन, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी है। तो बच्चों आपका जो दोस्तों आपका जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था? मेगनास्थिस ने भारतीय समाज को कितने भागों में व्यक्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। 7 भाग कौन कौन से ये भी मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दिया मैंने। पहला भाग दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठवां पर्यवेक्षक और 7वां पार्षद। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है? कौटिल्य ने, कौटिल्य मीन्स कौन हो गए? कौटिल्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। उन्होंने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? ए नंबर 5, बी नंबर 6, सी नंबर 7 और डी नंबर 9। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 9। मेगनास्थिस ने जो कितने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने वृषल शब्द का प्रयोग किया है? ए नंबर अर्थशास्त्र, बी नंबर मुद्रा राक्षस, सी नंबर इंडिका और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो मुद्रा राक्षस। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि किसमें से, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किसका वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मुद्रा राक्षस। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य कौन है आपको मालूम है? चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। ये किसके? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के क्या है? संस्थापक हैं, जिन्होंने नंद वंश और जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उसके पहले जो नंद वंश के को हराकर सत्ता प्राप्त की थी। और ये जो मुद्रा राक्षस है ये क्या है? किसके द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त। किसके द्वारा लिखा गया है? ये मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक, और ये जो विशाख दत्त द्वारा रचित क्या है? एक संस्कृत नाटक है में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द का अर्थ, ये वृषल शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ये वृषल जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? निम्न कुल। तो जो विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया, यानी निम्न कुल का कहा गया। और वृषल संस्कृत भाषा का शब्द है निम्न कुल या अछूत। तो ये आपका जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया था किसने, कहाँ किया गया था, किस ग्रंथ में किया गया था? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किया गया था। और ये मुद्रा राक्षस ग्रंथ किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, जिन्होंने किसको? नंद वंश को हराकर सत्ता प्राप्त की थी। तो ये आपका जो प्रश्न था इससे संबंधित जो संक्षिप्त जानकारी थी वह भी मैंने आपको बता दिया, जो आपको याद हो जाए। आपको मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ ये आपकी विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो खंड 1 रहेगा, इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वही प्रश्न बता रहा हूँ। और आपके जो सिलेबस है, जो सिलेबस में जो क्या दिए साम्राज्य, उनके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 14। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, बिंदुसार ने किस प्रांतीय विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि बिंदुसार कौन है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के कौन है? शासक हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। और उनका पुत्र कौन था? अशोक। तो बिंदुसार ने किस प्रांतीय विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए नंबर तक्षशिला, बी नंबर उज्जैनी, सी नंबर सौराष्ट्र और डी नंबर कलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर तक्षशिला। बिंदुसार ने किस प्रांतीय विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? तो वह तक्षशिला का प्रांतीय विद्रोह था, उसे दबाने के लिए कहाँ भेजा गया था?
तक्षशिला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तक्षशिला। देखिए, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा, क्योंकि तक्षशिला में विद्रोह भड़क गया था और वहां पर प्रांतीय अधिकारी अत्याचारी थे। तो तक्षशिला का विद्रोह बता दिया आपको। किसको भेजा गया? अशोक को भेजा गया। और किसने भेजा था? बिंदुसार ने। और कहाँ भेजा था? तक्षशिला। इसके बाद नेक्स्ट, और जो विद्रोह था, अब उस विद्रोह को जो अशोक ने सफलतापूर्वक दबा दिया। ये आपका जो प्रश्न 14 हुआ, बिंदुसार ने किस प्रांतीय विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? तो जो तक्षशिला का प्रांतीय विद्रोह था उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। चिकित्सा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? ये 4 ग्रंथों के नाम दिए हैं। इन ग्रंथों में से बताना है कि चिकित्सा से संबंधित कौन सा ग्रंथ है। ए नंबर चरक संहिता, बी नंबर अष्टांग हृदय, सी नंबर नवनीत क्रम और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। यानी चरक संहिता भी आएगा, अष्टांग हृदय भी आएगा और नवनीत क्रम भी आएगा। तो ये तीनों सही है। तो चिकित्सा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? तो तीनों ग्रंथ आ जाएंगे, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दिया है, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में कौन है? ए नंबर वाहरमिहिर, बी नंबर आर्यभट्ट, सी नंबर ब्रह्मगुप्त और डी नंबर भास्कर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वाहरमिहिर। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वाहरमिहिर आ जाएगा। देखिए, जो पंच सिद्धांतिका था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। ये कब का? ये कौन सा ग्रंथ है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जो वर्तमान में भारत के उज्जैन में ज्योतिषी खगोल शास्त्री वाहरमिहिर द्वारा लिखा गया है। यह भारत में प्रचलित खगोल विज्ञान के 5 समकालीन विद्यालयों के ग्रंथों की सामग्री का सारांश प्रस्तुत करता है। कौन? पंच सिद्धांतिका सिद्धांत। तो ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, यात्रियों के राजकुमार के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? प्रश्नों को रिपीट कर रहे हैं। यात्रियों के राजकुमार के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ए नंबर हैंसोंग, बी नंबर फाइयान, सी नंबर इबन बतूता और डी नंबर मार्को पोलो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हैंसोंग। जो हैंसोंग है, इन्हें यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। हैंसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हैंसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हैंसोंग जो थे एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु। हैंसोंग कौन थे? एक चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान और यात्री और अनुवादक थे। उन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच प्रचार किया। उन्हें यात्रियों का राजकुमार क्यों कहा गया? जो हैंसोंग थे, इन्हें यात्रियों का राजकुमार क्यों कहा गया? उनकी भारत यात्रा और बौद्ध धर्म के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह उपाधि दी गई। और हैंसोंग को युआन चवांग के नाम से भी जाना जाता है। जो हैंसोंग है, इनका और क्या नाम है? युआन चवांग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। शिलादित्य निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? प्रश्न है, शिलादित्य निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? ए नंबर हर्षवर्धन, बी नंबर प्रभाकर वर्धन, सी नंबर राज्यवर्धन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है हमारा, शिलादित्य ये 4 ऑप्शन में से किसका उपनाम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है। हालांकि वह ना तो पूरे भारत का शासक था और ना ही अंतिम हिंदू शासक। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। तो ये आपका प्रश्न जो था, शिलादित्य निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? तो आप उत्तर बता देंगे। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, हर्षवर्धन। इसके बाद प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है? ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? हर्ष काल में राजकीय संदेहवाहक को क्या कहा जाता था? प्रश्न क्या है? हर्ष काल में राजकीय संदेहवाहक को क्या कहा जाता था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से बताना आपको। सर्वगत, दीर्घध्वज, कुंतल और उपरिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, दीर्घध्वज। हर्ष काल में राजकीय संदेहवाहक को दीर्घध्वज कहा जाता था। ये आपका प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। चैत्य के अंदर बने छोटे स्तूप को क्या कहा जाता है? देखिए, जो चैत्य के अंदर बने छोटे स्तूप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ दबागा, वेदिका, ध्यान ग्रह, इनमें से कोई नहीं। ये जहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, ये दबोगा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, दबोगा। चैत्य के अंदर बने छोटे स्तूप को दबोगा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। भुवनेश्वर के निकट
उदयगिरि चैत्य ग्रह का निर्माण किसके काल में हुआ? प्रश्न क्या है आपका? भुवनेश्वर के निकट उदयगिरि चैत्य ग्रह का निर्माण किसके काल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, शुंग काल। किसके काल में? शुंग काल के। 4 ऑप्शन दिए थे आपका, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, शुंग काल। भुवनेश्वर के निकट उदयगिरि चैत्य ग्रह का निर्माण किसके काल में? तो आपका आंसर आ जाएगा शुंग काल में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? ए नंबर अजंता, बी नंबर एलोग या एलोरा, सी नंबर एलिफेंट और डी नंबर बाघ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, जो बाघ है। बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। अजंता की भी है, एलोक की भी है, एलिफेंट की भी है। देखिए महाराष्ट्र में तो बहुत सी गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में कई प्रसिद्ध गुफाएं, जिनमें अजंता की गुफा हो गई, एलोरा, काले गुफाएं आदि, जो अपनी कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा, ये गुफा है औरंगाबाद जिले में स्थित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिनमें भित्ति चित्र और मूर्तियां हैं। किसमें? अजंता की गुफाएं। फिर एलोरा की गुफाएं, ये गुफाएं भी औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों के स्मारकों का एक संग्रह है। और महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं हैं? काले गुफाएं। ये गुफाएं लोनावाला के पास स्थित है और प्राचीन बौद्ध भारतीय चट्टान कटाई गुफाओं का एक परिसर है। भजा गुफा है, एलिफेंटा गुफा है। तो एलिफेंटा गुफा क्या है? ये गुफा बम्बई के पास स्थित है। जो एलिफेंट गुफा जो है, ये कहाँ पे है? एलिफेंट गुफा मुंबई के पास स्थित है और हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न था कि निम्नलिखित यानी कि चारों में से कौन सी गुफा भारत में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बाघ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है तमिल कवि जैन गोंदार निम्नलिखित में से किसका राजकवि था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, कुलोत्तुंग प्रथम। इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, कुलोत्तुंग प्रथम। ये आपका प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, चोल काल में वेलेक्कार किसे कहते हैं? जो प्रश्न क्या है? चोल काल में वेलेक्कार किसे कहते हैं? ए नंबर राजा के अंगरक्षक, बी नंबर पैदल सेना, सी नंबर धनुधारी सेना और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, राजा के अंगरक्षक को क्या कहा जाता है? वेलेकार कहा कहते हैं। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मैंने आपको ये सामाजिक विज्ञान के तहत जो विषय इतिहास के, ये प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 डाल चुका हूँ और ये चौथा है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझसे जो एक प्रश्न था प्रैक्टिस सेट 1 में, उसे पूछा गया था कि जो यूनानी जो थे, यूरोप से आए हुए, जो कौन कौन आए थे व्यापार करने भारत में, तो उसमें आंसर मैंने गलत बता दिया था। उसका सही आंसर ये होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उसके बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। तो ये क्रम सही है। मैंने वहाँ पे क्रम में थोड़ा सा गलत बता चुका था। डी नंबर का ऑप्शन बता दिया था, उसमें डच बता दिया था पहले, जबकि पहले कौन आए थे भारत? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो उसमें आप देखेंगे, यदि उस वीडियो को आप देखते हैं, कौन सा? हमारे सेट 1 में जो प्रैक्टिस सेट 1 बताएं। इसके पहले 3 सेट बता चुके हैं, चौथा सेट है। और आपको इसी प्रकार में 25-25 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट बताऊंगा, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 25, चोल काल में राजा के प्रधान सचिव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ओल नायकम। किसके नाम से जाना जाता था? ओल नायकम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आपको मैंने जो 25 प्रश्न बताया, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपकी कौन सी परीक्षा? वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 में जो होने वाली है अप्रैल में, उसके 25 प्रश्न बताया। और हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। यदि आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो वीडियो है हमारे, या हमारी जो प्ले लिस्ट है, उसे अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।